कई सवाल बताओगे तो फिर मैं तो मीडिया मोदी और मेरे में फर्क क्या रह गया। देखिए जो भी अभियुक्त है, चाहे वो राजू हो या वो मोहित खान हो, अगर साबित होता है मैं फांसी के समर्थन में हूँ। तो इसमें मैं इस मांग को, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर वो गर्भवती है तो उसके डीएनए टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा कि अभियुक्त कौन है। अनुराग ठाकुर जो है वो डर गए थे कि ये जातिगत जनगणना की मांग होते होते कहीं मेरे घर तक ना पहुंच जाए। अब जब घर पे उनके जनगणना वाले पहुंचेंगे, आपका नाम अनुराग ठाकुर, बाप का नाम प्रेम कुमार धूमल। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं सच की आवाज़। शर्मा जी, जिस तरीके से ये अयोध्या के अंदर मोहिउद्दीन जो सपा के नेता हैं, उनके विषय में जो ये कहा जा रहा है कि बलात्कार उन्होंने किया, और एक मुद्दा ये भी उठ रहा है कि वहाँ उनकी बेकरी में जो राजू नाम का लड़का था, सारा उसका संबंध था उस लड़की से। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? देखिए जो भी अभियुक्त है, चाहे वो राजू हो या वो मोहित खान हो, अगर साबित होता है मैं फांसी के समर्थन में हूँ। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि डीएनए की, जब अखिलेश यादव ने डीएनए की टेस्ट की बात उड़ाई तो इन लोगों ने मजाक उड़ाया, जबकि कहते हैं कि 2023 के अंदर खुद बीजेपी ये संशोधन करके आई थी कि 7 साल जिसमें कैद होगी तो उसके अंदर आपको ये डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। ये बीजेपी ने ही संशोधन किया था कानून में, और आज इसी बात को मुद्दा बना के, क्योंकि आने वाले उपचुनाव को देखते हुए इसी बात को वो मुद्दा बना रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो लड़की गर्भवती भी है जी। अगर वो दुखद है, ये जो उसके साथ दुखद है, और कहा जा रहा है कि लड़की गर्भवती है, तो गर्भवती अगर लड़की है तो डीएनए टेस्ट करा के इमीडिएट 2 दिन में 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, जल्दी से जल्दी 4 दिन में आ जाएगी, पता चल जाएगा अभियुक्त कौन है। तो इसमें मैं इस मांग को, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर वो गर्भवती है तो उसके डीएनए टेस्ट से कन्फर्म हो जाएगा कि अभियुक्त कौन है। और जैसे ही अभी टेस्ट आपका कन्फर्म होता है अभियुक्त ये है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाओ, 3 या 4 दिन के अंदर सुनवाई करो, डेली सुनवाई करो, फांसी पे लटकाओ, समर्थन हमें। अगर जल्लाद ना मिले तो मैं तैयार हूँ। जिस तरह मोहिउद्दीन, जिस तरह मिले तो मैं तैयार हूँ लीवर खींचने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जिस तरह मोहिउद्दीन के घर वाले कह रहे हैं कि उस लड़की का अफेयर था, जो उनके राजू नाम का लड़का बेकरी में काम करता था, और राजू पुलिस थाने में, अपने पुलिस कस्टडी में भी ये चीख कर कह रहा है कि ये सारा मेरा है, चचा का कोई काम नहीं है। तो क्या ये कितनी सत्यता है इसके अंदर? देखिए जी, इसमें जो बातें निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है उसकी बात में सच्चाई हो, या उसके ऊपर प्रेशर हो सकता है। अब इस मसले को राजनीतिक रंग ना देके इसी ढंग से, जिसकी बारीकी से जांच करी जाए, जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। और सच्चाई आने के लिए जो बात करी है, डीएनए वाली बात है, मैं उस बात से सहमत हूँ। और डीएनए हो जाएगा तो पता चल जाएगा 3 ही दिन के अंदर, कोई ज़रूरत ही नहीं उसके बाद 4थे दिन की, बात ही खत्म हो जाती है 3 दिन में कि राजू ने गड़बड़ करी है, मोहिउद्दीन खान ने गड़बड़ करी, दोनों का कन्फर्म हो जाएगा। जो भी अभियुक्त हो, क्लियर है, निकालो उसे, दो फांसी। और जिस तरीके से संसद के अंदर आपने सुना पीछे अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी जाति का नहीं पता वो दूसरों की जाति के बारे में बोल रहे हैं, उनको जातिगत जनगणना करानी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? डर गए थे वो, दरअसल अनुराग ठाकुर जो है वो डर गए थे कि ये जातिगत जनगणना की मांग होते होते कहीं मेरे घर तक ना पहुंच जाए। अब जब घर पे उनके जनगणना वाले पहुंचेंगे, आपका नाम अनुराग ठाकुर, बाप का नाम प्रेम कुमार धूमल, सीधी सी बात, भाई का नाम अरुण कुमार धूमल, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है ना, ज़बरदस्त कन्फ्यूजन होता है। आप ठाकुर, बाप का नाम धूमल, ये कैसे हो गया? हर एक के माथे पे, पेशानी पे बल पड़ेंगे। तो इस बात का उन्हें डर लग रहा था कि मैं अपना किस तरह से मैं अपने आप को सच्चे साबित करूंगा, सर्टिफाइड कैसे करूंगा कि मैं ठाकुर ही हूँ, या मेरा बाप ठाकुर था, या मैं धूमल हूँ। आज तक उनके नाम के साथ धूमल कभी आपने जुड़ा हुआ नहीं देखा। अब उनकी क्या कहानी आपस में हो सकता है, उस कहानी को रिवील होने से डरने से बच रहे हो, तो इसलिए उन्होंने ये बात कर दी कि मुद्दा ही डाइवर्ट कर दो, कहीं और की बात कहीं और चली जाएगी, मेरा मुद्दा दब जाएगा, मेरे से कोई पूछने नहीं आएगा कि आप ठाकुर और बाप का नाम धूमल कैसे है। आपने एक बात और देखी होगी, जिस तरह लखनऊ के गोमती नगर के अंदर वो 15-20 लड़के थे, उसमें योगी आदित्यनाथ ने संसद के अंदर सिर्फ 2 जनों के नाम लिए कि एक ये यादव और एक मोहम्मद अरबाज करके, और बाकी जो है वो क्यों सब उनके नाम छुपा दिए गए? इसलिए छुपा दिए गए क्योंकि उन्हें जातिगत राजनीति करनी है। जो वहाँ पे उनके सबसे बड़े आज की डेट में विपक्ष में जो है अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव जी का सिस्टम है PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उस पिछड़ों में यादव भी आते हैं, दलित तो दलित है ही हैं, और अल्पसंख्यक में मुसलमान आते हैं। उन तीनों को लेके जो उन्होंने फार्मूला चला, जिसकी वजह से उन्हें प्रचंड जीत मिली, वहाँ पे 37 सीटें उन्हें मिली लोकसभा में, तो उसकी वजह से जो है हमारे आदित्यनाथ जी के होश उड़े हुए हैं। अब उन्होंने अल्टीमेटली लोगों को ये दिखाने की कोशिश करी कि जिस PDA को लेके ये लोग चल रहे हैं, उस PDA में यादव भी हैं और मुसलमान, जिनको ये लेके चल रहे हैं, तो यादव और मुसलमान जो है इन्होंने ही छेड़खानी करी थी।
वो सिंह का नाम लेना भूल गए, वो त्रिवेदी का नाम लेना भूल गए, वो शर्मा का नाम लेना भूल गए, वो गुप्ता का नाम लेना भूल गए। 16 में से मात्र 2 अभियुक्तों के नाम लिए गए, बाकी 14 के छोड़ दिए गए। वो 14 के 14 इनके स्वजातीय थे, सिंह थे, ठाकुर थे, बनिया थे, ब्राह्मण थे, सब किस्म के थे उसमें। लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली नाम सबसे ऊपर 2 के रखे गए ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि यादव और मुसलमान जो हैं, अब इनकी देखो 37 सीटें आ गई तो अब ये दोनों चौड़े होने शुरू हो गए हैं। अब इन्होंने इस तरह की हरकतें करनी शुरू हो गई हैं। अगर आप इन लोगों को जिताओगे तो ये इसी तरह की हरकतें करेंगे। तो बाकी 16 में से 14 का नाम क्यों छोड़ा आपने? आदित्यनाथ जी, आपने बाकी 14 का नाम क्यों छोड़ा? 16 के 16 का नाम लेते ना। अभी तक भी हिम्मत नहीं पड़ी उनकी कि बाकी के नाम रिवील कर दें। तो वही दोबारा से केंद्रित करने की राजनीति है उनकी कि हिंदू मुस्लिम पे केंद्रित कर दूं या यादव और पिछड़े पे केंद्रित कर दूं। बस अल्टीमेटली ये है कि बांटना है और बांटना है बस। अच्छा, ये जिस तरीके से ये मोदी जी ये ब्रॉडकास्टिंग बिल लाए हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना 1995 में ये आया था, अब जो इसके अंदर नए संशोधन इन्होंने किए हैं, इनकी मंशा क्या है? ये क्या आवाज़ दबाना चाहते हैं सोशल मीडिया की, OTT फॉर्म की? बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए तो इस लोकसभा चुनाव से पहले का भी आप देखें ना, लोकसभा चुनाव से पहले सारे मैक्सिमम यूट्यूब जो थे चैनल वो बैन थे, शैडो बैन थे, जो मोदी जी के खिलाफ बात करता था। अगर उनकी रीच 1 लाख जाती थी तो वो रीच घट के 1-1 हज़ार पे रह गई थी। शैडो बैन कर दिया गया था उनको। कुछ खास बोलने वाले लोग थे, उनके नाम को जो है हाईलाइट कर दिया गया था कि अगर ये उसमें नाम डला तो उनकी वीडियो ही आगे सर्कुलेट नहीं होती थी। फेसबुक पे जो वीडियो 50-50 हज़ार व्यूज़ पाती थी, वो वीडियो 500-500 व्यूज़ पे आके टिक गई थी। इससे पहले भी इन लोगों ने शैडो बैन करे थे और अब यही चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनके जो सरकारी चैनल है, जो इनके चरण चुंबक चैनल है, वो तो सरकार का विरोधी चेहरा कभी दिखाते नहीं है। ले दे के आती है सोशल मीडिया, जो इनकी बखे उधेड़ती है सुबह से शाम तक। तो ये सोशल मीडिया पर बैन लगाना चाहते हैं, हमारे जैसे आप लोगों जैसे के मुँह पर ताला लगाना चाहते हैं, जो कि ये सफल हो नहीं पाएंगे इस बार। और जिस तरीके से ये देश में समय माहौल चल रहा है, तो इसके अंदर आप सबसे ज़्यादा दोषी किसको मानते हैं? सबसे ज़्यादा दोषी तो वही जनता है जिसने हिंदू मुस्लिम के आगे झांसे में आके वोट दे दिया, और ये बीजेपी जैसी बेहद जलील पार्टी को, बेहद बेशर्म जनता पार्टी को जाके चुनाव में 240 सीटें दे दी। सबसे पहले तो मैं उसी जनता को कसूरवार मानता हूँ। आज उसने धर्म के नाम पे वोट दे के, धर्म के नाम पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिए। कल को जब आपके देश की तरक्की होगी, जब आपको पता चलेगा धर्म आपकी तरक्की में किस तरह से आड़े आ रहा है, जब आप देखोगे आपके बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, तब आपको ये पता चलेगा कि आपने वोट दे के कितनी बड़ी गलती करी है। क्या अब आपको लगता है जैसे पीछे जब मोदी जी की 303 सीटें थी, संसद के अंदर पूरा रौब दिखाते थे ये, और अब क्या वो कर पाएंगे उस तरीके से, या अपने जो पक्ष के जो इनके पार्टनर हैं उनके साथ मिलकर उतना दम है कि ये कानून पास करा पाएंगे? ये ब्रॉडकास्ट का कानून अभी लोकसभा में तो हो सकता है पास करा लें, क्योंकि फिलहाल लोकसभा में तो इनका बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में इनके पास अब बहुमत नहीं है। राज्यसभा में पूरा खेल होना बाकी है, तो ये पास होता वो मुझे तो फिलहाल नज़र नहीं आता। और रही बात उसकी, तो फिलहाल जो मोदी जी की पहले टोर होती थी, वो टोर तो अब खत्म होगी। आपको सबको पता है अब 2-2 बैसाखियों के सारे वो चलने हैं। धीरे धीरे फ़र्क तो आ ही रहा है, रोज़ उनकी आवाज़ कम होती जा रही है, रोज़ उनका भाषणबाजी कम होती जा रही है, रोज़ उनके टॉन्ट कम होते जा रहे हैं, और वो फ़र्क आएगा ही आएगा लगातार। जैसे लालू प्रसाद यादव ने और तेज प्रताप यादव ने कहा था कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, तो आप क्या मानते हैं कि इस 15 अगस्त को मोदी जी यहाँ भाषण दे पाएंगे या गिर जाएगी? नहीं, इस 15 अगस्त को तो दे लेंगे। आज 5 अगस्त से अगले 10 दिन में तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 12 तारीख तक तो अभी संसद ही चलनी है। और सबसे बड़ी बात जो कहा गया था, अगस्त का हवाला इसलिए दिया गया था कि अगस्त में ये जो है हमारा बजट आना था। संसद सत्र ये वाला जो चल रहा है बजट के लिए ही चल रहा है, बजट आना था, बजट अप्रूव हो गया। अब बजट में जो दोनों राज्य थे, जो इनको आंध्र प्रदेश वाले, तेलुगु देशम वाले और हमारे अपने नीतीश बाबू, दोनों ने समर्थन दिया था अपने अपने फ़ायदे के लिए। अब उनको जो राहल पैकेज दिए गए हैं, वो पैकेज स्कीम्स के दिए गए हैं। पैकेज देने में 4 किस्म के इस्तेमाल होते हैं। पहले में आप बेल आउट पैकेज देके उन्हें खत्म कर देते हो, आपको वापस ही नहीं मिलता। दूसरे में आप बेहद कम ब्याज पे आप उनको पैसा देते हो, और उस ब्याज की जो सीमा भी होती है वो भी 5 साल बाद से शुरू होती है। तीसरे में आप उन्हें अनुदान के तौर पे दे देते हो। चौथा आप उन्हें देते हो कर्ज के तौर पे। तो दोनों राज्यों को जो पैकेज मिला वो कर्ज के तौर पे मिला है। आज आपको वो राज्य सरकारों को कर्ज दे देंगे, जो 15,000 करोड़ उनको दिया गया है, जो 26,000 करोड़ उनको दिया गया है, वो कर्ज के तौर पे दिया गया है। उस कर्ज के तौर की शर्तें ये है कि जिस चीज़ के लिए हम कर्ज दे रहे हैं वो काम आप करोगे। अगर नहीं करोगे तो हम आपके कर्ज की शर्तें जो है किस्तें रोक देंगे, और जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपका काम बढ़ता चला जाएगा, आपकी अर्निंग आती चली जाएगी, तो आपको ब्याज समेत वो कर्जा लौटाना भी है। तो इसकी वजह से अभी तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपना वहाँ पे बजट सत्र भी जो है वो भी 2 महीने आगे खिसका दिया। उनका भी बजट सत्र इसी में आना था, अभी जुलाई में, अगस्त में ही आना था। लेकिन उन्होंने अब इसको चेकआउट करने के लिए कि मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, मुझे इस पैसे का वास्तविक बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब उनके सारे अर्थशास्त्री बैठे हुए इस पर सिर जोड़ रहे हैं। इस वजह से उन्होंने 2 महीने अपना बजट सत्र भी आगे सरका दिया है बजट पास होने के लिए, क्योंकि वहाँ भी अंतरिम बजट ही आया था। जैसे हमारा लोकसभा में इससे पहले अंतरिम बजट आया था भारत सरकार का, तो जाहिर सी बात है इसलिए अगस्त का जो टाइम दिया गया था वो ये था कि बजट आता है, बजट में देखते हैं क्या होता है, और बजट के बाद सब इधर उधर भागेंगे। बजट सत्र का आपने देखिए ना नतीजा क्या निकला। आज मार्केट 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं, निवेशक हो गए। मार्केट जो है आज निफ्टी और सेंसेक्स इतनी बुरी तरह से गिरा है कि लोगों को, निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा।
और जिस तरीके से अब मुझे लग रहा है कि केजरीवाल जी का 15 अगस्त तो अब अंदर ही बीतने वाला है, और ये राहुल गांधी के पीछे भी जो उन्होंने रात को 2 बजे ट्वीट किया था कि ईडी मेरे यहाँ छापा मार सकती है चाय और बिस्किट, आप क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी इसके ऊपर? देखिए जी, राहुल गांधी जी में और अरविंद केजरीवाल जी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरविंद केजरीवाल जी को इन लोगों ने दबा लिया इसकी वजह से, क्योंकि उन लोगों के पास इतने ब्यूरोक्रेसी में लोग नहीं हैं। आम आदमी का समर्थन आम आदमी को बहुत है, लेकिन जो खास आदमी है उनका समर्थन उस पार्टी को नहीं है। हर तरह से सीधी सीधी राजनीति की बात करी जाए तो कुछ खास लोगों के बल पे चलती है राजनीति, कुछ आम लोगों के बल पे चलती है। कांग्रेस 138 साल पुरानी शासन वाली पार्टी है, 55 साल देश पे शासन करा है, 3 राज्यों में वर्तमान में आज भी सरकार है, ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छी पकड़ है, सब जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और जो उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगा के अगर इन्होंने कोशिश भी करी कि राहुल गांधी जी को अंदर डालने की, तो ये इनके पैरों पे जिसको कहते हैं कि ताबूत की आखिरी कील, बिल्कुल वही साबित होने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी को आपने डाल दिया, लेकिन उनके फेवर में आम आदमी जो मजदूर तबका वो वोट डालता है, लेकिन कांग्रेस के फेवर में मजदूर भी है, मिडिल मैन भी है और अपर क्लास भी है। हर तरीके के लोग उनके साथ शामिल है, ब्यूरोक्रेट्स भी उनके साथ शामिल है, अफसर भी उनके साथ शामिल है, हर तरीके के लोग उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये उनको डिगा पाना इतना आसान नहीं है। तो ये थे शर्मा जी जो उन्होंने अपने विचार रखे। अब आगे आपसे मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।